हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर, चाहे बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसकी आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्रोडक्ट डिसीजन का पार्ट 2। प्रोडक्ट डिसीजन यूनिट का पार्ट 1 और इससे पहले की दोनों यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ये अपलोड मिल जाएंगी। आज हम करेंगे इसका यूनिट नंबर 3 का प्रोडक्ट डिसीजन का पार्ट 2, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पैकेजिंग के बारे में और इससे आगे का कंटेंट। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस यूनिट के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन में या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। तो देखिए, पैकेजिंग होता क्या है। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग, रैपिंग और क्रिएटिंग गुड्स इनटू अ पैकेज फॉर अ पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द आर्टिकल टू द कंज्यूमर। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा है उन्हें कवर करना, रैप करना, क्रिएट करना, मतलब क्रिएटिंग करना मतलब कार्टून्स टाइप में डालना। किस लिए? ताकि हम उन्हें कंज्यूमर्स को डिलीवर कर सके। उस डिलीवरी स्टेट में लाने के लिए उसको पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पैकेजिंग। और फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर हमें उसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। देयर फॉर पैकेजिंग इज अ ब्रॉडर टर्म एंड पैकिंग इज अ नैरोअर टर्म। तो पैकेजिंग एक ब्रॉडर टर्म हो जाती है और पैकिंग एक नैरो टर्म हो जाती है। पैकिंग का मतलब होता है सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर की जो लेबल होता है, जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं ये है कि पैकिंग, और गुड्स को डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ की जाती है उसे कहा जाता है पैकेजिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब पर्पस क्या होता है पैकेजिंग का। तो सबसे पहला पर्पस है प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज। तो डैमेज बाय मैकेनिकल हैंडलिंग। अब ये प्रोटेक्शन बाय डैमेज जो हमारा पर्पस होता है पैकेजिंग करने का, वो क्या होता है, गुड्स को डैमेज होने से बचाना। अब डैमेज भी कई तरीके से हो सकता है गुड्स। तो देखिए क्या क्या तरीके हैं। डैमेज बाय मैकेनिकल हैंडलिंग, तो द प्रोडक्ट आर एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डैमेज इन द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जब हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए पैकेजिंग की जाती है। फिर है लॉस ऑफ प्रोडक्ट इफ इट इज़ एक्सपोज्ड। अब क्या होगा, अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो फिर वो हमें प्रोडक्ट का लॉस खुद को बेयर करना पड़ता है। फिर है पिल्फरेज विच इज़ ईजियर इफ प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रॉपरली पैक्ड। अगर प्रोडक्ट अच्छे से पैक नहीं होगा तो पिल्फरेज हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। फिर है कंटेमिनेशन बाय डर्ट, डस्ट, वाटर एटसेट्रा। अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट खुला रहेगा तो उस पर डस्ट जमा हो जाएगा, डर्ट जमा हो जाएगा और वाटर, इन सारी चीज़ों से ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर है मॉइस्चर गेन और लॉस टू अनपैक्ड प्रोडक्ट। और क्या होगा, मॉइस्चर गेन करेगा, मतलब एक तरीके से नमी आ जाएगी, प्रोडक्ट सील जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीलना, वो हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमारा किस लिए हम पैकेजिंग करते हैं वो आएगा कन्वीनियंस के लिए। तो प्रॉपरली पैक्ड गुड आर कन्वीनियंट टू स्टोर एंड दे रिक्वायर लेस स्पेस। अगर कोई गुड्स अच्छे से पैक होते हैं तो वो कम जगह में भी सेटल हो जाते हैं, मतलब रख दिए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई गुड्स हैं जो अनपैक हैं, उन्हें रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट टू टेक गुड फ्रॉम राइट पैक एंड कीप द बैलेंस इंटैक्ट। और ये भी हो जाता है कि अब अगर हमारे पास कई सारे गुड्स हैं और हमने उनके अलग अलग पैकेजिंग कर रखी है, मतलब अलग अलग कार्टून्स में उन्हें रख रखा है, तो हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई करके ये जौन सा गुड्स हमें चाहिए उसे हम ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं सारे गुड्स मिक्स हों तो हमें उन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी, इसलिए ये कन्वीनियंट रहता है पैकेजिंग करना। फिर है इकोनॉमी। तो पैकिंग एंड पैकेजिंग प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इकोनॉमीज टू द ट्रेड एज वेल एज कंज्यूमर। पैकिंग और पैकेजिंग से कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं कंज्यूमर को भी और जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें भी। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो द मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ पैकिंग एंड पैकेजिंग सीक्स टू परफॉर्म प्रमोशनल फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रमोशन का काम करती है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, अब किसी प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्लेन पैकेजिंग कभी नहीं की जाती है, उसके ऊपर उसका एडवर्टीजमेंट करा जाता है, उस प्रोडक्ट का ही प्रमोशन करा जाता है, उसका नाम दिया जाता है, ब्रांड दी जाती है, लोगो दिया जाता है, ये सारी चीज़ें पैकिंग के ऊपर ही दी जाती हैं। तो ये एक तरीके से हमारा क्या करता है, प्रमोशन का काम भी करता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गए पैकेजिंग के। अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो पहले टाइप की पैकेजिंग आती है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग।
तो दिस इज नियरेस्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल टाइप ऑफ पैकेजिंग नीडेड फॉर अ प्रोडक्ट। जो सबसे जरूरी पैकेजिंग होती है वो ये प्राइमरी पैकेजिंग ही होती है किसी प्रोडक्ट की। इट इन्वॉल्व लेमिनेशन, ट्यूब्स, ग्लास जार, टिन कैन, बबल रैप एंड अदर मटेरियल फॉर द पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हमारी ये चीज़ें आती है, लेमिनेशन हो गई, ट्यूब्स हो गई, ग्लास जार आ गए, टिन कैंस आ गई, बबल रैप, अदर मटेरियल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी प्राइमरी पैकेजिंग में। मेनली क्या होता है, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बाद उसे जिस चीज़ में रखा जाता है फर्स्ट टाइम, वो उसकी कहलाती है प्राइमरी पैकेजिंग। रिमूविंग द प्राइमरी पैकेजिंग कैन अफेक्ट द क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम प्राइमरी पैकेजिंग को हटा देंगे तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है और लाइफ भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। तो द सेकेंड पैकिंग लेयर विच कस्टमर टिपिकली डोंट ऑब्जर्व इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी पैकेजिंग। दूसरे टाइप की पैकेजिंग क्या होती है, लेयर जो होती है वो होती है सेकेंडरी पैकेजिंग की लेयर। इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू पॉइंट ऑफ सेल, इट इज प्राइमली यूज टू बंडल एंड होल्ड टुगेदर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ द प्रोडक्ट। क्या होता है, जब हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो इंडिविजुअल पीसीज होते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसीज होते हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके पैक कर देते हैं। द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट आर अनअफेक्टेड बाय रिमूविंग सेकेंडरी पैकेजिंग। अगर हम सेकेंडरी पैकेजिंग को एक बार रिमूव भी कर दें तो भी हमारी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप की पैकेजिंग है टर्शियरी पैकेजिंग। तो दिस पैकेजिंग प्राइमरी गोल टू फैसिलिटेट सिंपल स्टोरेज एंड हैंडलिंग वायर परमिटिंग सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाई क्वांटिटी और ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। टर्शियरी पैकेजिंग क्या होती है, इस पैकेजिंग का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट को आराम से स्टोर करना, उसे हैंडल करना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ताकि उसे हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें, वो काम करती है टर्शियरी पैकेजिंग। फिर आती है एंसिलरी पैकेजिंग। तो द एम इज टू प्रोटेक्ट द फिनिश्ड पैक्ड आइटम बाय यूजिंग सर्टेन मटेरियल सच एज लेबल, टेप, पैडिंग, फोम मटेरियल, बबल रैप, एडिजिव। एंसिलरी पैकेजिंग क्या होती है, एक तरीके से सपोर्टिव पैकेजिंग, मतलब जो सारी इन पैकेजिंग को सपोर्ट करती है। इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उस पर लेबल्स लगाना, टेप्स मार देना या पैडिंग लगाना, फोम लगाना, जो बबल रैप होती है वो करना, ये सारी चीज़ें आती है हमारी एंसिलरी पैकेजिंग में। तो ये 4 टाइप की आपकी पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबलिंग क्या होती है। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट बाय अटैचिंग अ लेबल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट प्रोडक्ट और इट्स कंटेनर। लेबलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट को और उसके ऊपर एक लेबल अटैच कर देते हैं, जिससे हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो हम या तो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट कंटेनर वाला है तो उस कंटेनर के ऊपर वो लेबल लगा देते हैं, तो उसे कहा जाता है लेबलिंग। लेबल क्या होता है, लेबल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैरी वर्बल इंफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन। लेबल क्या होता है, वो पार्ट होता है प्रोडक्ट का जो कि जिस पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और जो मैन्युफैक्चर की आइडेंटिफिकेशन है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को किसने मैन्युफैक्चर कराया है, ये डिटेल होती है, उसे कहा जाता है आपका लेबल। लेबलिंग इज एन इंफॉर्मेशन टैग, रैपर और सील अटैच टू अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पैकेज। वही बोला है, लेबलिंग की अलग अलग डेफिनेशन बता रखी है। ये क्या बोली है कि ये इंफॉर्मेशन टैग होता है, रैपर होता है, सील होती है जो कि प्रोडक्ट से अटैच होती है। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लेबलिंग, मतलब किस किस तरीके से लेबलिंग की जा सकती है। तो नंबर 1 आता है ब्रांड लेबल। तो ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और लोगो इज प्रोवाइडेड ऑन ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल में क्या होता है, ब्रांड का नाम, ट्रेडमार्क या जो लोगो होता है ब्रांड का, वो हमारा लेबल कई जगह पर लगाया जाता है। इट डज नॉट ऑफर सफिशिएंट डिटेल ऑन प्रोडक्ट, इट जस्ट हेल्प अस टू नो द ब्रांड नेम। ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ ये हमें ये बताने में हेल्प करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसका प्रोडक्ट है। फिर है डिस्क्रिप्टिव लेवल। तो नाम से ही क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज, ऑपरेट, मेंटेन एंड यूज अदर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये बताता है कि हमें प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीजें बताता है, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डेट एंड स्टोरेज डिटेल आर इंक्लूडेड ऑन डिस्क्रिप्टिव लेवल फॉर फूड प्रोडक्ट। जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और आपकी एक्सपायरी डेट, ये सारी डेट्स भी गिवन होती है। ऑन नॉन फूड आइटम देयर आर इंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट केयर, कस्टमर केयर नंबर। और अगर नॉन फूड आइटम होता है तो उस पर क्या क्या गिवन होती है कि उस हमें प्रॉपर अप्लाई कैसे करना है प्रोडक्ट को, और
हमारा कस्टमर केयर का नंबर, प्रोडक्ट केयर का नंबर, ये सारी चीज़ें हमारी गिवन होती हैं उस लेवल के ऊपर, तो उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। फिर आता है हमारा ग्रेड लेबल। ये क्या होता है, तो आइडेंटिफाई दैट कमोडिटी एंटिसिपेटेड क्वालिटी। वो लेवल जो हमारे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताए उसे कहा जाता है ग्रेड लेबल। आफ्टर यूजिंग द गुड द परचेजर कैन एंटिसिपेट दिस प्रोडक्ट में बी क्लासिफाइड ऑफ ग्रेड ए, बी और सी। उस पर ग्रेड दी गई होती है कि ग्रेड ए का प्रोडक्ट है, ग्रेड बी का प्रोडक्ट है, या ग्रेड सी का ये आपका प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी हमने लेबल्स को, ये तो तीन मेन कैटेगरी हो गई, इसके अलावा लेबल को और भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। देखिए सबसे पहला यूजेज लेबलिंग। तो यूजेज लेवल ऑफर इंस्ट्रक्शन हाउ टू यूज और असेंबल अ प्रोडक्ट। ये बताता है कि हमें कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कैसे असेंबल करना है। ये दे इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट यूज़। इससे हमारा सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट यूज़ होता है। फिर सेकंड आती है एनवायरमेंटल लेबलिंग। तो एनवायरमेंटल लेवल कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और इको फ्रेंडलीनेस। दे कैटर टू एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर। इन्वायरमेंटल लेबलिंग क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन देता है ये लेबल जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका एनवायरमेंटल लेबलिंग। फिर होता है एक वार्निंग लेबलिंग। तो वार्निंग लेबल प्रोवाइड सेफ्टी इंफॉर्मेशन कॉशनिंग कंज्यूमर अबाउट पोटेंशियल हजार्ड और रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। वार्निंग लेबल क्या होता है, वो लेबल जो हमें प्रोडक्ट से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताए और उनसे सेफ रहने के तरीके बताए, तो उसे कहा जाता है आपका वार्निंग लेबल। दे इंश्योर यूज़र सेफ्टी एंड प्रिवेंट मिसयूज। ये क्या करते हैं, यूज़र की सेफ्टी मेंटेन करते हैं और इस प्रोडक्ट का कोई भी मिसयूज़ ना हो, ये इंश्योर करके चलते हैं। फिर आती है प्रमोशनल लेबलिंग। तो प्रमोशनल लेबल हाईलाइट स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट, कंटेस्ट और अदर प्रमोशनल एक्टिविटी दे अट्रैक्ट अटेंशन एंड इनकरेज परचेज। प्रमोशनल लेबलिंग क्या होती है, वो लेबलिंग जो कि हमें क्या दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या प्रमोशन करा गया है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ, जिससे वो प्रोडक्ट की सेल्स प्रमोट हो सके, उसे कहा जाता है प्रमोशनल लेबलिंग। जैसे उस पर कोई अगर ऑफर आएगा, डिस्काउंट आएगा, वो चीज़ शो करना। फिर आती है प्राइवेट लेबलिंग। तो प्राइवेट लेबल आर यूज्ड बाय रिटेलर टू मार्केट प्रोडक्ट अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। दे ऑफर एक्सक्लूसिवली टू रिटेलर एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। प्राइवेट लेबलिंग क्या होती है, ऐसी लेबलिंग जो कि एक रिटेलर खुद करता है जिससे वो अपनी ब्रांड नेम के अंदर किसी प्रोडक्ट को सेल कर सके, उसे कहा जाता है प्राइवेट लेबलिंग। फिर आती है न्यूट्रिशनल लेबलिंग। तो न्यूट्रिशनल लेवल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट न्यूट्रिशन कंटेंट इंक्लूडिंग कैलोरीज, न्यूट्रिएंट, सर्विंग साइज। दे हेल्प कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म डायरेक्टली चॉइस। न्यूट्रिशनल लेबलिंग क्या होती है, वो लेवल जो हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस हैं, क्या क्या कैलोरीज हैं, क्या क्या सर्विंग साइज है, ये सारी चीज़ें बताए, उसे कहा जाता है आपका न्यूट्रिशनल लेबलिंग। फिर आता है नेक्स्ट बारकोड लेबलिंग। तो बारकोड लेवल कंटेन मशीन रीडेबल कोड्स यूज्ड फॉर इन्वेंट्री ट्रैकिंग, प्राइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल ऑफ ट्रांजैक्शन। बारकोड लेबलिंग क्या होती है, ऐसी लेबलिंग जिसके ऊपर आपको एक बारकोड दिया गया हो, जिसे स्कैन करके आप प्रोडक्ट के ट्रैक कर सको और क्या कर सको, उसके प्राइस के बारे में जान सको, उसके पॉइंट ऑफ सेल के बारे में जान सको, ये सारी चीज़ें जान सको, उसे कहा जाता है आपका बारकोड लेबलिंग। नेक्स्ट होती है क्यूआर कोड लेबलिंग। तो क्यूआर कोड लेवल कंटेन क्विक रिस्पॉन्स कोड दैट कैन बी स्कैन्ड विद स्मार्टफोन टू एक्सेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्यूआर कोड लेबलिंग क्या होती है, वो लेबलिंग जिसमें एक क्यूआर कोड दिया होता है जिसे स्कैन करके आप उस प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ठीक है, ये कहलाती है आपकी क्यूआर कोड लेबलिंग। तो ये इतने तरीके की आपकी लेबलिंग होती है। मे बी आपको ये समझ में आ गई होंगी सारी तरीके की लेबलिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। तो फंक्शंस ऑफ लेबलिंग में आपका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। क्या काम करती है लेबलिंग, तो ए प्रोडक्ट लेबल प्रोवाइड इट्स यूनिक आइडेंटिटी दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम कंपीटिंग प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। जो प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है वो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट हमारा उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग शो होता है। ड्यू टू द लेवल दैट इज अटैच्ड टू प्रोडक्ट, कस्टमर कैन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट। क्या होता है, जो लेबल के प्रोडक्ट के ऊपर लेबल होता है उससे कस्टमर इजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, किस पर्सन का है। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो द यूज ऑफ लेबल इन प्रोडक्ट मार्केटिंग इज क्रूशियल। जो मार्केटिंग होती है, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हमें लेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाय हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट इट एनहांस द प्रोडक्ट अपील एंड ग्रैब कस्टमर अटेंशन। लेबल के ऊपर क्या करा जाता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट को हाईलाइट कर दिया जाता है, जिससे वो कस्टमर की अटेंशन को खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है कस्टमर को। फिर है लेबल में एक परसुएसिव क्लेम अबाउट आइटम टू परस्यूड कंज्यूमर टू बाय देम। और वो क्या करता है, जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसे खरीद ले।
नेक्स्ट है ग्रेडिंग। तो थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रेड थ्रू लेबलिंग। वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए, बी, सी और डी। ग्रेडिंग में हेल्प करता है लेबल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है या डी ग्रेड का प्रोडक्ट है। फिर है प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर आर सेफगार्डेड बाय लेबल अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और मैन्युफैक्चर डिसऑनेस्टी। कंज्यूमर को सेफ गार्ड करता है क्योंकि लेबल जो होता है उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसे किसने मैन्युफैक्चर करा है, और उससे क्या होता है उन्हें जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ ये मैन्युफैक्चरर ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। कस्टमर में मेक नॉलेजेबल सेक्शन अबाउट वाई टू बाई बिकॉज द रिलायबल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं क्योंकि जब उनको लेबल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, इसमें ये चीज़ें हैं या नहीं है। फिर है हेल्प टू क्रिएट कंप्लायंस विद लोटो। इट एनेबल द बिजनेस टू एडर टू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट बाय इंक्लूडिंग ऑल रिक्वायर्ड वार्निंग ऑन प्रोडक्ट पैकेजिंग। क्या है, गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर रखी हैं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ें बतानी कंपलसरी हैं। तो कंप्लायंस को भी मानने के लिए लेबल का यूज़ करा जाता है। उसके ऊपर जो भी वार्निंग वगैरह है, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट है उससे कोई नुकसान भी हो सकता है तो वो वार्निंग आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर डालनी पड़ेगी जो कि आप लेबल के थ्रू डालते हैं। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं लेबल के, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। तो कस्टमर सर्विस इज अ माइंडसेट दैट इनकरेज ऑल एम्प्लॉय टू फील एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग हैप्पी कस्टमर। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस में क्या आती है, हमारी जो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी हमारी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में आती हैं। कस्टमर सर्विस एक माइंडसेट होता है जो कि किन लोगों को इनकरेज करता है, सभी एम्प्लॉय को, कि वो रिस्पॉन्सिबली क्या रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें कस्टमर के लिए। मतलब अगर कस्टमर कोई कंप्लेन करता है तो उनकी कंप्लेन को सुना जाए। वो कौन इंश्योर करता है, कस्टमर सर्विस या प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर अकाउंटेबल फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडिड कस्टमर सर्विस। सभी एम्प्लॉय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आपको एक वैल्यू एडिड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को। आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट कस्टमर कोड हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। अब कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद किसी भी कस्टमर के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑल ऑफ विच शुड बी एड्रेस्ड बाय प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, जो कि सभी के आंसर दिए जाते हैं। और वो आंसर कौन देता है, जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो इन सब के आंसर देता है जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके कस्टमर्स के। अब क्लासिफिकेशन कैसे करा गया है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस को कई तरीके से क्लासीफाई करा गया है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। तो टू डिसाइड ऑन प्रोडक्ट पोटेंशियल कस्टमर एंड न्यू बेब्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले जो कस्टमर होता है वो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग विच प्रोडक्ट विल बेस्ट सेटिस्फाइड देयर डिमांड। क्यों चाहता है वो ये इन्फॉर्मेशन, ताकि वो ये जान सके कि कौन सा प्रोडक्ट उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करेगा। नेक्स्ट है कंसल्टेशन। तो इंटेल कन्वर्जेशन टू डिस्कवर कस्टमर रिक्वायरमेंट बिफोर क्रिएटिंग अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, कंसल्टेशन एक कन्वर्जेशन होती है जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसे, और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। कंसल्टिंग सर्विस इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, गाइडेंस होती है, ऑडिटिंग होती है, पर्सनल काउंसलिंग होती है, ट्यूटरिंग होती है, प्रोडक्ट यूजेज ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट होता है और टेक्निकल कंसल्टिंग होती है। ये चीज़ें हमारी कंसल्टेशन के अंदर होती हैं। फिर अगर ऑर्डरिंग, तो आफ्टर द सेलिंग प्रोसेस इज डन ऑर्डर टेकिंग फॉलोज। अब एक बार अगर सेलिंग प्रोसेस हो जाता है तो ऑर्डर टेकिंग का प्रोसेस होता है। इट इंक्लूड एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन ऑर्डर एंड मेकिंग रिजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, ऑर्डर को मीट आउट करते हैं और उस ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। फोर्थ सर्विस होती है हॉस्पिटलिटी की। तो सम सर्विस रिक्वायर द कंज्यूमर टू विजिट अ प्रीमाइज एंड स्टे टिल द सर्विस डिलीवर प्रोसेस इज कंप्लीट। अब क्या होता है, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर को उस प्रीमाइज पर जहाँ पर वो प्रोडक्ट होता है वहाँ पर आना पड़ता है, कुछ टाइम वहाँ पर रुकना भी पड़ता है, जिससे क्या हो सके, डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। व्हेन द कंज्यूमर इज वेटिंग फॉर हिज टर्न दे शुड बी ऑफर्ड अ गुड हॉस्पिटलिटी। तो जब तक कस्टमर वहाँ वेट करता है अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी तक के लिए, तो उसे जो हॉस्पिटलिटी दी जाती है, मतलब जो जो उसका सम्मान किया जाता है एक तरीके से, जैसे ग्रीटिंग देम वेल, ऑफरिंग वाटर, अदर बीवरेज, प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर वेटिंग एरिया, ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए अच्छे से। ये भी हमारी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस का पार्ट बनती है। जैसे कि आप कभी कार वगैरह लेने जाते हैं तो वो वहाँ आपको आराम से बैठने की जगह देते हैं, पानी ऑफर करते हैं, कई जगह पे कोल्ड ड्रिंक, टी, ये सारी चीज़ें ऑफर करी जाती हैं। अच्छे से आपकी खातिरदारी एक तरीके से की जाती है। तो वही चीज़ होती है आपकी हॉस्पिटलिटी।
फिर आएगा बिलिंग। तो बिलिंग इज द एंड ऑफ रिसीविंग अ सर्विस बिल दैट आर इनएक्यूरेट, अनरीडेबल एंड इनकम्प्लीट, गिव यू चांस टू लेट द कस्टमर डाउन। तो बिलिंग जो होती है वो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है किसी भी सर्विस या गुड्स को खरीदने या बेचने का। अगर आपका बिल इनएक्यूरेट हुआ, अनरीडेबल हुआ या इनकम्प्लीट हुआ तो उससे क्या होगा, आपका कस्टमर ये जा सकता है, मतलब कस्टमर डाउन हो सकता है, कस्टमर कट सकता है एक तरीके से। फिर रहेगा पेमेंट। तो व्हेन बाइंग आइटम कस्टमर डिमांड अ सिंपल एंड कन्वीनियंट पेमेंट मेथड इंक्लूडिंग क्रेडिट, सेल्फ सर्विस, पे डायरेक्टली टू पेई और इंटरमीडियरी। उसके बाद जब बिल बन जाता है तो एक पेमेंट का मेथड भी सबसे ज़रूरी होता है। ये भी आपकी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस में आता है। इसमें क्या होता है, एक अच्छा पेमेंट का मेथड होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से कस्टमर पे करना चाहिए उस तरीके से पे कर सके ऐसा पेमेंट का मेथड होना चाहिए। मतलब वो अगर क्रेडिट कार्ड से गए तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से गए तो डेबिट कार्ड से, ऐसे, ठीक है। फिर है एक्सेप्शंस। तो इट इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ सर्विस दैट आर ऑफन प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सर्विस डिलीवरी। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, वो चीज़ें जो आप जब स्टैंडर्ड डिलीवरी करें उसके साथ में अगर आप कुछ चीज़ और भी डिलीवर कर रहे हैं या कुछ देना चाहते हैं कस्टमर को, वो चीज़ आती है आपकी एक्सेप्शंस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, किस किस तरीके की प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस होती हैं। इसके साथ आपका यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस यूनिट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया जो कि हमारे लगभग 1.5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है वीडियो के। अभी मैं इसी वीडियो में इसका ये सेकंड वाला पार्ट भी कंटिन्यू करूँगा और मे बी सिर्फ एक और वीडियो बनेगी पार्ट 3 इस यूनिट की और आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए जो पार्ट 2 है, मतलब सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट साइकिल क्या होती है। तो द प्रोडक्ट साइकिल रेफर्स टू अ स्टेज अ प्रोडक्ट प्रोग्रेस थ्रू वाइल ऑन द मार्केट। वो साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम उसे कहते हैं जब वो स्टेजेस प्रोडक्ट की जिसमें एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है फिनिश्ड गुड में, मतलब प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल से और उसके बाद मार्केट में सेल होने के लिए चला जाता है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। Specifically, the concept of product life cycle seeks to describe a product sale, profit, customer, competitor, marketing emphasis from its beginning until it removed from market। यही बोला है, जब से प्रोडक्ट बनना शुरू होता है तब से लेकर जब तक वो मार्केट में बिक नहीं जाता है तब तक की जो जो एक्टिविटी होती है, जैसे सेल्स हो गई, प्रॉफिट हो गया, कस्टमर कौन था, कॉम्पिटिटर कौन कौन थे, मार्केटिंग क्या क्या की हमने, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंक्लूड की जाती हैं। द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट बिगिन विद इट्स इंट्रोडक्शन टू मार्केट फॉलोड बाय इट्स ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड फाइनली एट इट्स डेथ। अब कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी 4 तरीके की लाइफ साइकिल होती है। जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ग्रोथ पे जाता है, मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है और फाइनली वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, अबेंडनमेंट हो जाता है उसका। तो उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो यही 4 स्टेज होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड लास्ट फिनिश। तो सबसे पहले हमारी बात आएगी इंट्रोडक्शन। तो द इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिगिन व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट बिकम अवेलेबल फॉर सेल एंड रिटर्न व्हेन सेल स्टार्ट पिकिंग अप। इंट्रोडक्टरी स्टेज क्या होती है, जब कोई प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, सेल के लिए अवेलेबल होता है और वो बिकना शुरू हो जाता है, उस स्टेज को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इनटू मार्केट इन फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम। इस टाइम पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट लॉन्च करा जाता है वो फुल स्केल प्रोडक्शन में लॉन्च करा जाता है, मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ लॉन्च करा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग दिस स्टेज इज टू डेवलप अ कस्टमर मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। इस टाइम पर क्या होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें एक अच्छा कस्टमर बेस डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। इसमें हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आर रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। तो इट मीन्स लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट विद हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशन। हाई प्राइस इज सेट इन ऑर्डर टू रिकवर अ मच ग्रॉस प्रॉफिट एज यूनिट एज पॉसिबल। एक तरीका है, या तो हम प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख दें, तो क्या होगा, जो प्रीमियम कस्टमर होंगे वो सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई क्यों है, मतलब इस प्रोडक्ट में कुछ और डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा बाय करेंगे। ये किस लिए करा जाता है, एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद दूसरा तरीका होता है स्लो स्कीमिंग प्राइजेस। तो स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, इट इम्प्लाइज लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट विद हाई प्राइस एंड लो प्रमोशन। इसमें क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट है उसे हाई प्राइस पर और लो प्रमोशन पर लॉन्च करते हैं। मतलब प्राइस हाई होता है लेकिन जो हम प्रमोशन करते हैं वो बहुत कम प्रमोशन करते हैं उसका, वो कहलाता है आपकी स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है हमारा रैपिड पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विद लो प्राइस एंड हैवी प्रमोशन। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस लो रखते हैं प्रोडक्ट का और प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं।
तो ये कहलाती है आपकी रैपिड पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी एम एट ब्रिंगिंग फास्टेस्ट रेट ऑफ मार्केट पेंट्रेशन एंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर फॉर द कंपनी। इसका एम क्या होता है? लार्जेस्ट मार्केट शेयर क्रिएट करना प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर, उसे कहा जाता है रैपिड पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी। फिर स्लो पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी, तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट विद लो प्राइस एंड लो लेवल ऑफ प्रमोशन। स्लो पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी का में हम क्या करते हैं? लो प्राइस पर और लो प्रमोशन के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। द पर्पज इज टू रियलाइज मोर नेट प्रॉफिट। इसका पर्पस क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रॉफिट निकालना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ स्टेज, तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। ग्रोथ क्या होता है? जब प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए और एक अच्छा मार्केट शेयर गेन करने लगे, उसे कहा जाता है ग्रोथ स्टेज। दस बोथ द सेल एंड प्रॉफिट कर्व राइज एट रैपिड रेट। इसमें क्या होता है? सेल और प्रॉफिट दोनों कर्व एक अच्छे रेट से राइज होते हैं। इसमें हम क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं? तो नंबर 1, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऐड न्यू फीचर एंड मॉडल। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, नए नए फीचर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सर्च आउट न्यू मार्केट सेगमेंट टू एंटर। नई मार्केट ढूंढ सकते हैं कि अब हमें और किस मार्केट में जाना है। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू गेन एडिशनल प्रोडक्ट एक्सपोजर। नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। फिर शिफ्टिंग सम एडवर्टाइजमेंट कॉपी फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस टू ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एंड परचेज। मतलब वो नई नए एडवर्टाइजमेंट के तरीके ढूंढना है जिससे वो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग और ज़्यादा अवेयर हो और ज़्यादा हमारी सेल बढ़े। उसके अलावा डिसाइडिंग द राइट टाइम टू लोअर प्राइस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव बायर इनटू मार्केट। वो टाइम डिसाइड करना कि कब हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो करना है जिससे और ज़्यादा जो बायर हैं वो हमारे अट्रैक्ट हो सके हमारे प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी इज अ पीरियड ऑफ स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ बिकॉज द प्रोडक्ट हैज अचीव्ड एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल बायर। मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है? अपने हाई लेवल ऑफ सेल पर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट लगभग सभी जितने भी पोटेंशियल बायर होते हैं उन तक पहुँच चुका होता है प्रोडक्ट। वो स्टेज कहलाती है आपकी मैच्योरिटी स्टेज। प्रॉफिट पीक इन द पीरियड एंड स्टार्ट टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मार्केटिंग आउटले इन ऑर्डर टू मेंटेन दी प्रोडक्ट पोजीशन अगेंस्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है वो पीक पर होता है और अब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होता है क्योंकि हम अपनी मार्केटिंग बढ़ाते जाते हैं और जो सेल्स होती है वो उतने रेट से नहीं बढ़ रही होती है। इसके अंदर हम क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं मैच्योरिटी में? तो नंबर 1 है कि मार्केटिंग मॉडिफिकेशन। तो हेयर द प्रोडक्ट मैनेजर लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड न्यू बायर फॉर द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना चाहिए? जो प्रोडक्ट मैनेजर होना चाहिए उसे अब नई मार्केट ढूंढनी चाहिए जहाँ पर उसके प्रोडक्ट के और बायर्स हों। There are many possibility. One of the marketing manager look for new market. Another possibility is that he may look to various ways to stimulate increased usage among present customer. या फिर उसे और क्या ढूंढना चाहिए कि किस तरीके से जो यूजेज है प्रोडक्ट का वो बढ़ाया जा सके पुराने ही कस्टमर्स के बीच में। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई आपकी। सेकंड है कि हमारी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैनेजर हैज ट्राई टू इंक्रीज द सेल बाय इनिशिएटिंग चेंजेस इन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स that will attract new user and more users from current user. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं? ये तरीका है जिससे हम सेल इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कुछ चेंज लाएंगे जिससे नए नए यूजर्स अट्रैक्ट हो सकें। फिर क्या है नेक्स्ट? मार्केटिंग मॉडिफिकेशन। तो हेयर द प्रोडक्ट मैनेजर शुड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटिंग सेल्स थ्रू चेंज वन और मोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? जो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स आपको बताए थे उनमें किसी एक में चेंज करके क्या कर सकते हैं? हम सेल्स को इंक्रीज कर सकें। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजी अपनाकर मैच्योरिटी में प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ है कि आपकी डिक्लाइन स्टेज। तो डिक्लाइन इज द पीरियड व्हेन सेल कंटिन्यू टू डिक्लाइन स्ट्रांगली एंड प्रॉफिट डिक्रीज टुवर्ड द 0 पॉइंट। ये वो फेज होता है जिसमें सेल बिल्कुल गिरना शुरू हो जाती है बहुत ही गंदे तरीके से। और क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट है वो एक टाइम पर 0 की तरफ पहुंच जाने लगता है। मोस्ट प्रोडक्ट फॉर्म एंड ब्रांड ग्रेजुअली एंटर ए स्टेज ऑफ सस्टेन्ड सेल्स डिक्लाइन। द डिक्लाइन में भी स्लो और रैपिड। अब ये डिक्लाइन कैसा भी हो सकता है? एक रैपिड डिक्लाइन भी हो सकता है और एक स्लो डिक्लाइन भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ये फिनिश होती है। मैंने इसमें आपको इतना कंटेंट कवर करवा दिया। अब बाकी का जितना भी कंटेंट रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। उसके साथ आपकी यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाएगी। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।